नमस्कार दोस्तों, आज हम संवैधानिक विधि जो आपका पेपर नंबर 3 है, उसमें आज मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है, आज उसके अंतर्गत हम राज्य को पढ़ेंगे कि राज्य किसे राज्य कहते हैं। राज्य आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसमें क्या क्या आते हैं। तो बेसिकली जो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है वह केवल पार्ट 3 जो मूल अधिकार हैं एवं पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 अनुच्छेद तक दिए गए हैं, उन्हीं पर यह परिभाषा लागू होती है। तो राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो राज्य में क्या क्या आते हैं। राज्य में जैसा पहला पॉइंट, इसे हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हो गया जैसे जो राज्य की परिभाषा में गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में अर्थात वहाँ का यूनियन एग्जीक्यूटिव, एंड यूनियन लेजिस्लेचर। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आएंगे, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सभी यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आएंगे। वहीं यूनियन लेजिस्लेचर के अंतर्गत प्रेसिडेंट, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल और राज्य सभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, ये सभी यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेचर के पार्ट हैं। अर्थात आर्टिकल 12 में जब हम गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं तो इसमें हमें ये सभी उसके पार्ट होंगे आर्टिकल 12 के। तो हम अब यह समझते हैं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में क्या क्या आएंगे। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, तो इसमें भी वहाँ का स्टेट एग्जीक्यूटिव एवरी स्टेट का और स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, गवर्नर, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सभी स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आएंगे। वहीं स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद,
ये सभी स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत आएंगे। तो हम ये दो चीज़ों को समझ लिए। अब हम समझते हैं कि लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत क्या क्या आएंगी। लोकल अथॉरिटी में लोकल अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी कहते किसे हैं? अथॉरिटी किसे कहते हैं? अथॉरिटी उसे कहते हैं जिससे कुछ पावर हो कानून बनाने का, जिसे कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, वे किसी भी तरह का कानून बना सकती हैं। उस जो उन्हें सब्जेक्ट मैटर प्रदान किया गया है, वे उन्हें उस मैटर पर अगर कानून बनाने का अधिकार रखती हैं तो वे सभी उनको अथॉरिटी कहा जाता है, प्राधिकरण कहा जाता है। तो लोकल अथॉरिटी को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसकी डिफिनीशन हमें जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के 3 सब क्लाज 31 में मिलती है, जिसमें यह बताया गया है कि लोकल अथॉरिटी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और जितनी भी लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे विलेज पंचायत, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ये सभी को लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात आर्टिकल 12 में हमें यह पता चल जाता है कि यूनियन लेजिस्लेचर एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन कौन से स्टेट के अंतर्गत आएंगे एवं प्रत्येक राज्य में कौन कौन से अंग हैं जो स्टेट राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। उसके पश्चात हमें लोकल अथॉरिटी भी, जो संविधान परिभाषित नहीं है, लेकिन जनरल क्लॉजेज एक्ट 3 सब क्लास 3(1) में हमें यह मिल जाता है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में यह मिल जाता है कि कौन कौन सी अथॉरिटियाँ जो हैं स्टेट के अंतर्गत आएंगी। जैसे म्यूनसिपाल्टीज हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, विलेज काउंसिल्स, ग्राम पंचायत, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट, ये सभी जो हैं अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत आएंगी क्योंकि ये एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस अपना रखती हैं और ये एक गवर्नमेंट की एजेंसी की तरह काम करती हैं। तो इसमें ये सभी जो हैं स्टेट के अंतर्गत आएंगी। और चौथा पॉइंट हमें उसमें आर्टिकल 12 में जो मिलता है उसमें अदर अथॉरिटी का बताया गया, लेकिन अदर अथॉरिटी को कहीं भी, चौथा पॉइंट अदर अथॉरिटी का मिलता है, अदर अथॉरिटीज़, लेकिन अदर अथॉरिटीज़ को ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन किया गया, ना ही किसी अन्य जगह भी इसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसको अदर अथॉरिटीज़ को समझने के लिए हमें उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की मदद से हम समझेंगे कि कौन कौन सी अथॉरिटी अन्य अथॉरिटी के जो अन्य राज्य के अंतर्गत आएंगी वे सभी अथॉरिटियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहला वाद जो हमें मिलता है वह है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई 1954 का केस है ये। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो थी, इसको मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश्ड किया गया था। तो इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने इजिस्डम जेनरिस का कॉन्सेप्ट दिया। इजिस्डम
जेनरिस का कॉन्सेप्ट, अर्थात ऑफ द सेम काइंड। इसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड, मतलब जो हमें पहले और दूसरे नंबर में जो परिभाषित किया गया है वही अथॉरिटियाँ उसी प्रकार की यदि अथॉरिटी होगी तभी वह स्टेट के अंतर्गत आएंगी। अर्थात पहले की जो 3 बॉडी हैं उससे हमें यह पता लगता है कि वे सभी बॉडी जो है गवर्नमेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, वही अथॉरिटी जो है स्टेट के अंतर्गत आ रही हैं। तो इसमें भी मद्रास हाई कोर्ट ने यह माना कि क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है ये कोई ना तो गवर्नमेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है और ना ही सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही है। यूनिवर्सिटी का काम है एजुकेशन देना, तो इसीलिए इसे स्टेट नहीं माना, क्योंकि ना तो ये यूनिवर्सिटी ना तो कोई गवर्नमेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है ना सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही है, केवल एक एजुकेशन शिक्षा दे रही है, इसीलिए इसे स्टेट के अंतर्गत नहीं माना। लेकिन बाद में उज्जमबाई वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई के बाद में जो कॉन्सेप्ट एजेस्डम जॉनरिस का कॉन्सेप्ट जो दिया गया था उसे नहीं माना और इसका ब्रॉड इंटरप्रिटेशन किया। तो हमें तीसरा केस मिलता है इसमें तीसरा वाद हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेज मोहनलाल। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के केस में ये प्रमोशन एम्प्लॉय जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थे इसमें कुछ एम्प्लॉय को प्रमोशन दे दिया गया, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन नहीं दिया गया। तो बाद में जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है स्टेट के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह इसको एक स्टैचू के अंतर्गत स्थापित किया गया, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को स्थापित किया गया है एक स्टैचू के द्वारा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इस्टेब्लिश की गई है या कोई लॉ बना के इस्टेब्लिश की गई है या किसी स्टैट्यूट्स के अंतर्गत इस्टेब्लिश्ड की गई है, तो वे सभी अथॉरिटियाँ जो हैं स्टेट के अंतर्गत आएंगी। भले ही वह कोई गवर्नमेंट और सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन वे इस तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं तो कि पब्लिक नेचर के फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, तो वे अथॉरिटियाँ भी जो हैं स्टेट के अंतर्गत आएंगी। तो बाद में सुखदेव सिंह बनाम भगत राम सुखदेव सिंह बनाम भगत राम। भगत राम के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि जो बॉडीज कॉमर्शियल नेचर की अर्थात कॉमर्शियल फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं